तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट के अंदर हम इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट के अंदर ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिसको हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले 3 साल की पीवाईक्यूज को इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ और समझते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन को। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसके बेसिस पर हमसे एकेटीओ 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो हमसे सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल्स पूछे थे और गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पूछा था। तो उससे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब क्या होता है। तो यूनिट 2 के अंदर हमने पढ़ा था जो भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सिंपली हम क्या बोलते हैं, उसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो भी हमने रिक्वायरमेंट को गैदर करा उनको एनालिसिस करा था। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, कि जो आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करा उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जो एक्सट्रैक्ट करके आपका जो फाइनल एसआरएस क्रिएट हुआ था, अब उसके बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम ये डिजाइन क्यों क्रिएट करते हैं, इसलिए डिजाइन क्रिएट करते हैं, ये एक तरीके से क्या होता है, या सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो हम बनाने वाले हैं उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। और उस ब्लूप्रिंट से क्या होता है, जो भी कोडिंग की टीम होती है, इंप्लीमेंटेशन वाली टीम होती है, उनको हेल्प मिल पाती है। उसी चीज को देखकर वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिकली क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इनटू अ ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है सॉफ्टवेयर डिजाइन के, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन कि बेसिकली कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन के टाइम पे हम क्यों ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ताकि जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं या जिसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। ठीक है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल है जिसमें पहला प्रिंसिपल हमारा एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो एसेंशियल फीचर्स है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की केवल आप वो शो कर रहे हो, और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई नीड नहीं है, उनको आप क्या कर रहे हो, सिंपली हाइड कर रखे हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते तो मोबाइल फोन के अंदर आप सिंपल उसके फीचर्स यूज कर रहे होते। अब उस फीचर को कैसे इंप्लीमेंट कराओ, उसमें क्या लॉजिक यूज हुआ, ठीक है, उसका क्या सर्किट डायग्राम है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एक हमारा एग्जांपल हो गया एब्स्ट्रैक्शन का। केवल जो एसेंशियल फीचर्स है, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वही आपको शो करना, बाकी जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हाइड करना। नेक्स्ट वन जो है हमारा प्रिंसिपल वो है मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूलरिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आप किसी एक लार्ज सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर कई सारे फंक्शनैलिटीज होंगे, तो उन फंक्शनैलिटीज को आपने क्या करा है, एक मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर रखा है। मॉड्यूल वाइज आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर था आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया कुछ स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में। ठीक है, जिधर हर एक मॉड्यूल का बेसिकली क्या काम होगा कि वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है उसको हम इजीली समझ भी पाते हैं, और किसी सामने वाले पर्सन को अगर हम कोड दे रहे होते हैं तो वो भी समझ पाता है कि ये सिस्टम क्या करता है। ठीक है, और इजीली हम उसे मेंटेन भी कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, इजीली उसे मेंटेन भी कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल मॉड्यूलरिटी। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। इंफॉर्मेशन हाइडिंग सिंपल सा क्या मतलब है, मॉड्यूल्स की जो इंटरनल वर्किंग है उनको हाइड करो, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बस उनको ही शो करो। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो इंप्रूव होती है, साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, और हम हाइड किससे कर रहे हैं, इंटरनल वर्किंग को किसी दूसरे मॉड्यूल से हाइड कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आप एटीएम के पास जाते हो, एटीएम मशीन पे आप जाते हो तो आपको ऑप्शन से दिखाई देता है, आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, उसके पीछे लेकिन जो बैंकिंग प्रोसेस हो रहा है वो आपको शो नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट वन जो है वो हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंस है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि हर एक मॉड्यूल की उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी, वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो क्या करे, एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा कंप्लीट करे और किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंस ना रहे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो हमारा सिंपल क्या कहलाता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस कहलाता है। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस मीन ईच मॉड्यूल शुड परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन
अदर मॉड्यूल्स, ठीक है, कम से कम डिपेंडेंसी हो अदर मॉड्यूल पर, ठीक है। नेक्स्ट वन जो प्रिंसिपल है वो हमारा स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जो आपके पास लार्ज प्रॉब्लम थी आपने क्या करा, उसको ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर में, फिर आपने क्या करा, स्मॉलर को सब स्मॉलर में डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट बोलते हैं। हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स को या फिर जो लार्ज प्रॉब्लम थी उनको रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट वन आपका रीयूजेबिलिटी, मतलब जो भी आप मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो या जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ऐसे फंक्शंस क्रिएट करो, मॉड्यूल वाइज क्रिएट करो, ताकि हम उसका बाद में रीयूज भी कर दें। मतलब कोई और एक और सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये सेम फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करें, इस मॉड्यूल को डायरेक्टली उसमें यूज कर ले। तो इसमें रीयूजेबिलिटी भी होना चाहिए। फिर हमारा सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इन द सेंस कि सामने वाले पर्सन को अगर हम वो दे तो वो इजिली समझ पाए कि हम जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन वर्किंग क्या है, ठीक है। ये नहीं आप क्या कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हो और सामने वाला पर्सन उसे समझ ही नहीं पा रहा है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होना चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है वो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो उसमें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका ठीक होना चाहिए, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के रूल्स है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होता है ओवरऑल सिस्टम की हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस अगर हमें डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कस्टमर की नीड आ गई कि मेरे को ये चीज भी इंप्लीमेंट कराना है, तो हम इजीली उसे मॉडिफाई भी कर पाए। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फिर हमारा टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो भी हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको हम टेस्ट भी कर पाए, वेरीफाई भी कर पाए कि जो हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं, उसके अंदर कोई बग या एरर ना हो, ठीक है, जिससे इजीली हम उसे डीबग भी कर पाए। तो ये होते हैं हमारे टोटल 10 प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के वो देखिए। पहला क्या है, करेक्टनेस, मतलब जो भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स थी, नीड्स थी, उनके अकॉर्डिंग ही आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करा हो। नेक्स्ट वन जो है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन द सेंस कि आपने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर हम यूजर या क्लाइंट को दो तो वो इजीली समझ पाए कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की मेन फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। अगर इजी टू अंडरस्टैंड होगी तो जो कोडिंग टीम होगी या डेवलपमेंट टीम होगी वो भी इजीली उसे अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो नेक्स्ट वन होता है हमारा सिंप्लिसिटी। फिर होता है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन द सेंस जो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं वो जो रिसोर्सेज यूज करे वो एफिशिएंट वे में यूज करे, ठीक है, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करे, जिससे हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और जो टाइम कंज्यूम कर रहा है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या हो, कम से कम हो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज हो। फिर हमारा मेंटेनेबिलिटी, सिंपल सा ही मतलब हो गया कोई भी अगर हमें चेंज वगैरह करना हो या फिर अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना या कोई बग एरर रखो उसे हमें फिक्स करना हो तो हम इजीली उसे कर पाए। फिर हमारा रिलायबल, मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम या बिल्ड करना चाह रहे हैं सिंपल, वो हमारा क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए। ये नहीं बीच में जाके फिर खराब हो गया, फिर आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो, फिर चेंजेस करके फिर आप उसे अगेन वर्किंग स्टेज में ला रहे हो, फिर जाके वो क्या हो रहा है वापस से फेलियर हो जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर हमें फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करना पड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर तो इजिली हम परफॉर्म कर पाए चेंजेस को। फिर है रीयूजेबिलिटी, मतलब जो भी हम कॉम्पोनेंट से मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं उन मॉड्यूल्स का हम दूसरे सिस्टम में भी इजिली यूज कर पाए अगर हमें उनकी नीड है तो। फिर हमारा मॉड्यूलिटी, वही है कि हम सिस्टम को क्या करें, डिवाइड कर दे स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर, जिससे हम उन मॉड्यूल्स को यूज भी कर पाए अदर सिस्टम्स में। फिर हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इससे क्या होता है डेवलपर को बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करे हो। इससे क्या होगा कि हमारे जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी वो हाई कहलाएगी। तो ये टोटल 10 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर है तो आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन को एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन बोला जाएगा, ठीक। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन हमसे वापस रिपीट हुआ था कि राइट डाउन वेरियस एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड और स्टेबल सॉफ्टवेयर डिजाइन। सेम वही मतलब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिख के आने थे, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आनी थी गुड स्टेबल सॉफ्टवेयर डिजाइन की। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि क्या हमारे फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन।
ठीक है, कि आपने क्या करा, स्टार्टिंग में आपने सॉफ्टवेयर पहले क्लाइंट से पूछा उसको क्या बनाना है, उसके बेसिस पर आपने इंफॉर्मेशन वगैरह लिया, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा, फिर रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस कर दिया। अब रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करोगे। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के भी कई सारे फेजेस होते हैं, टोटल हमारे 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस में जाके ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फुली डिजाइन होता है। पहले हम ओवरऑल सिस्टम को डिजाइन करते हैं, फिर उसके इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, फिर हर एक मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन फेजेस इज द स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट where the requirement are converted into a blueprint plan or coding for coding and implementation। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसको कन्वर्ट करते हैं एक ब्लूप्रिंट में, जिससे हम इजीली कोड कर पाए और उस सिस्टम में इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो उसके कई सारे फेजेस होते हैं। पहला फेजेस होता है आपका प्रिलिमिनरी, या फिर जिसे हम हाई लेवल डिजाइन भी बोलते हैं, HLD। ठीक है, तो इस फेज के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम फोकस होता है कि हम पूरा हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होने वाला, उसके अंदर मेजर मॉड्यूल्स कौन कौन से होने वाले, सब सिस्टम क्या होने वाला है, मेन फंक्शन उसका क्या होने वाला है, मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाली है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे कम्युनिकेट करेगा, उनके बीच में कैसे कनेक्शन परफॉर्म होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा मॉड्यूल्स के बीच में, ये सारी चीज हम डिजाइन करते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाई लेवल डिजाइन कहलाता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एक ब्रॉड सिस्टम आर्किटेक्चर मिलता है और मॉड्यूल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला फेज, जिसे हम प्रिलिमिनरी या फिर हाई लेवल डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी सिंपल। ठीक, नेक्स्ट वन जो है आपका इंटरफेस डिजाइन है। अब इंटरफेस डिजाइन के अंदर आपने क्या करा, ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर तो बिल्ड कर दिया, मॉड्यूल्स भी आपने बिल्ड कर दिए और मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड कर दिया। अब डेटा कैसे फ्लो हो रहा है मॉड्यूल के बीच में, ये भी बिल्ड कर दिया। अब इंटरफेस डिजाइन के अंदर आप जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने जा रहे हो उसका इंटरफेस क्या होने वाला है, यूजर इंटरफेस क्या होने वाला है, सिंपल उसकी स्क्रीन कैसे शो होगी, उसके अंदर क्या फॉर्म्स होने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या क्या सेक्शंस होने वाला है, ये सारी चीजें आप शो कर रहे होते हो। तो हाउ कंपोनेंट टॉक टू ईच अदर एंड टू यूजर। ठीक है, कि कंपोनेंट आपस में कैसे बात करेंगे और कंपोनेंट कैसे शो होंगे यूजर्स को, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेस की बात करें, हमारे टोटल 3 इंटरफेस है। पहला होगा यूजर इंटरफेस, फिर मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कैसे इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, या अगर हम किसी एक्सटर्नल सिस्टम की हेल्प ले रहे हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। तो उसका ओवरऑल डिजाइन करते हैं हम इंटरफेस डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस में आपका स्क्रीन हो गया, फॉर्म्स हो गए और नेविगेशन जो हेडर हो गया, पर फुटर हो गया, ये सारी चीजें है। ठीक है, फिर आता है हमारा आउटपुट इसमें हमें बेसिकली क्या मिलता है, यूआई मेकअप मिलता है, वायर फ्रेम्स मिलते हैं और इंटरफेस की स्पेसिफिकेशंस मिलती है। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरफेस डिजाइन। नेक्स्ट वन जो होता है वो हमारा होता है डिटेल, या फिर जिसे हम लो लेवल डिजाइन बोलते हैं। अब लो लेवल डिजाइन के अंदर ये ऐसा फेज होता है जहां पर हम हर एक मॉड्यूल की इंटरनल वर्किंग को डिजाइन कर रहे होते हैं कि इस मॉड्यूल का बेसिकली पर्टिकुलर फंक्शन है क्या, ये मॉड्यूल काम क्या करने वाला है, उसको प्रॉपर अच्छे से डिजाइन करते हैं हम लो लेवल डिजाइन के अंदर। हर एक मॉड्यूल के इंटरनल वर्किंग को डिजाइन करता है। अब इंटरनल वर्किंग के अंदर क्या एल्गोरिथम यूज होने वाला है, क्या डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करने वाले हैं, इस फंक्शन का क्या लॉजिक होने वाला है, क्योंकि एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे फंक्शंस होंगे और हर एक फंक्शन का अलग अलग लॉजिक होगा, तो उसके लॉजिक को डिजाइन करते हैं। डेटाबेस में टेबल की डिटेल्स को फिल करते हैं कि हम बेसिकली क्या क्या फील्ड्स रखने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के लिए, वो सारी चीजें हम इसके अंदर सिंपल डिजाइन करते हैं। और फ्लो चार्ट भी हम इसी फेज के अंदर डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा लास्ट फेज होता है जो कि हमारा कहलाता है लो लेवल डिजाइन। तो ये हमारे टोटल फेजेस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूलराइजेशन। अब मॉड्यूलराइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आपकी जो लार्ज प्रॉब्लम थी आपने उससे ब्रेक डाउन कर दिया सब प्रॉब्लम के अंदर। तो मॉड्यूलराइजेशन में एक हमारा जो लार्ज सिस्टम है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूल्स बोल रहे हैं। और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफिल कर रहा होगा। अब मॉड्यूलराइजेशन का हम यूज ही क्यों करते हैं, इसकी नीड ही क्यों पड़ी हमें, इसलिए नीड पड़ी जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, कोडिंग हमारी इजी हो जाती है। अगर हम मॉड्यूल वाइज कोड करते इंप्लीमेंट करते तो उसको टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, और हम जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल क्रिएट करें उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं अदर सिस्टम के अंदर। इससे ओवरऑल होता कि हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड मॉड्यूलराइजेशन के, वो देखिए। पहला क्या है, हाई कोहेजन। हाई कोहेजन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि हर एक जो मॉड्यूल है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट
कर रहा हो, ठीक है। और लो कपलिंग होना चाहिए। लो कपलिंग इन द सेंस कि हर एक जो मॉड्यूल है उनकी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। फिर आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंस, वही फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑलरेडी मैंने अभी आपको समझाया था कि हर एक जो मॉड्यूल है वो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर रहा हो, साथ ही साथ दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी उसकी कम होनी चाहिए। ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक गुड मॉडलाइजेशन की। सो आई होप आपको मॉडलाइजेशन कंप्लीट हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है स्ट्रक्चर चार्ट। अब स्ट्रक्चर चार्ट हमसे AKTU 2022-23 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। अब स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स है उनके हायरार्किकल अरेंजमेंट को शो करते हैं। उस प्रोसेस को या उस चार्ट को हम सिंपल क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। उन मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो मॉड्यूल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उस चार्ट को हम सिंपल क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। अ स्ट्रक्चर चार्ट इज अ डायग्राम यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डिजाइन that show the hierarchical arrangement of module in a system and the relationship between them। तो स्ट्रक्चर चार्ट का बेसिकली काम क्या है, वो क्या चीज शो कर रहा है, एक तो ओवरऑल डिजाइन को शो करता है आपके सॉफ्टवेयर की, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके सारे मॉड्यूल्स हैं, जिस मतलब जो आपका एक लार्ज सिस्टम था उसे आपने ब्रेक डाउन कर दिया सब मॉड्यूल्स के अंदर। वो सारे जो स्मॉल मॉड्यूल्स हैं कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो शो करता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। उनके बीच में क्या रिलेशन है वो शो करता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। साथ ही साथ ब्रेक डाउन करता है मॉड्यूल्स को सब मॉड्यूल्स के अंदर। साथ ही साथ एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ये शो करता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर चार्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या सिंबल्स होते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के, वो देखिए। पहला होता है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम शो कर रहे होते हैं एक रेक्टेंगल बॉक्स से, ठीक है। तो मॉड्यूल को हम सिंपली क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स से शो कर रहे होते हैं। तो रेक्टेंगल बॉक्स बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, ये एक प्रोसेस बोल लो या फंक्शन बोल लो या मॉड्यूल बोल दो, ठीक है, तीनों एक ही काम होता है सिंपल। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हो, तो हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। फिर आपका कॉल लाइन। कॉल लाइन बेसिकली एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे कनेक्ट है, इस कॉल लाइन के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। शो दैट वन मॉड्यूल कॉल अनदर मॉड्यूल, इसी कॉल लाइन के थ्रू एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है। फिर आपका डेटा कपल। डेटा कपल बेसिकली एक मॉड्यूल कैसे दूसरे मॉड्यूल के पास डेटा पास कर पाता है, वो डेटा कपल की हेल्प से ही एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के पास डेटा इजीली पास कर पाता है। कैसे शो करते हैं हम उसे, एरो से या फिर डेटा नेम से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपका कंट्रोल कपल है। कंट्रोल कपल बेसिकली कंट्रोल इंफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है, डिसीजंस को शो कर रहा होता है, ठीक है, कि बेसिकली वो बताता है दूसरे मॉड्यूल को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कौन, कंट्रोल कपल। तो ये हमारे टोटल 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज किया जाता है स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर। अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि मेरे को एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो पहला होता है हमारा लाइब्रेरी सिस्टम, जो कि क्या होता है, हमारा मेन मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है, जिसे हम मेन मॉड्यूल बोलते हैं। फिर हमारा होता है लॉग इन, बुक इशूड और रिपोर्ट। ये क्या हो गए, हमारे सब मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। ये हमारा मेन मॉड्यूल था, ब्रेक डाउन कर दिया हमने सब मॉड्यूल के अंदर। फिर इस बुक इशू से भी हमारे 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक चेक अवेलेबिलिटी हो रहा है, फिर आपका अपडेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो सब मॉड्यूल्स है वापिस से ब्रेक डाउन हो गया और सब मॉड्यूल, स्मॉल सब मॉड्यूल के अंदर। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर चार्ट को हम शो कर रहे होते हैं। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ लेते हैं। तो टोटल हमारे 4 टाइप के स्ट्रक्चर चार्ट होता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट, फिर होता है आपका ट्रांजैक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट, फिर होता है आपका टॉप डाउन स्ट्रक्चर चार्ट, फिर होता है आपका बॉटम अप स्ट्रक्चर चार्ट। एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर चार्ट को पढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो इनपुट डेटा आ रहा है हम उसे रिसीव कर रहे हो, या फिर इनपुट डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हो, या फिर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हो आउटपुट के अंदर। तो ये हमारा पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब हमारा इनपुट डेटा आया, हमने उसे रिसीव करा, रिसीव करने के बाद उस डेटा को हमने प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसको एक आउटपुट में कन्वर्ट करा, वो हमारा पूरा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट कहलाता है। तो वही ये लिख रखा है, इनपुट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान बेसिकली जो इनपुट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आउटपुट के अंदर। एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि आप स्टूडेंट रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम में क्रिएट कर रहे हो, तो क्या वर्किंग मॉड्यूल होने वाला है, पहले आप क्या करोगे, एज अ इनपुट स्टूडेंट के मार्क्स को लोगे, उस मार्क्स को फिर आप क्या करोगे, उसका
टोटल कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज निकालोगे। अब उस परसेंटेज के बेसिस पर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट या रिपोर्ट शो करोगे। अब इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म सेंटर स्ट्रक्चर चार्ट, वो देखिए सिंपल सा है। पहले हमारा क्या आएगा, रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। उसके लिए हमें पहले इनपुट करेंगे मार्क्स को, मार्क्स आ गए, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के दौरान हम दो चीज करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल का, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज को। अब जैसे हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें अब मार्क्स मिल जाएगा। अब उस मार्क्स के बेसिस पर हम सिंपली क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे रिपोर्ट को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर चार्ट होगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है ट्रांजेक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट। अब ट्रांजेक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट का हम कहां पर यूज करते हैं, तो बेसिकली ट्रांजेक्शन सिस्टम्स के अंदर इस चार्ट का यूज किया जाता है। जब हम एक रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, मतलब जो सिस्टम वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट वो क्या करेगा, उसके पास कई सारे एक्शंस होंगे, उन एक्शन में से किसी भी एक पॉसिबल एक्शन को सेलेक्ट करेगा। अब वो एक्शन को किस बेसिस पर सेलेक्ट करेगा, ट्रांजेक्शन टाइप के बेसिस पर सिंपल सेलेक्ट करेगा। तो इसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है एज ए इनपुट, उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं कि कौन से एक्शन को या कौन से पाथ को हम बेसिकली सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एटीएम सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या एक्शंस होते हैं, आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, मनी डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर इंक्वायरी कर रहे हो बैलेंस की, तो उसका स्ट्रक्चर चार्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे वो देखिए। तो सिंपल हमारा क्या होगा, पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे रिसीव, ठीक है। तो ये हमारा एटीएम सिस्टम है, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रिसीव, ठीक है। फिर उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन का। यूजर के रिक्वेस्ट को रिसीव करा, अब वो आइडेंटिफाई करेगा कि यूजर को क्या करना है, विड्रॉ कराना है कैश को, डिपॉजिट करना है मनी को, या फिर सिंपल बैलेंस की इंक्वायरी करनी है। अब इन एक्शन में से कोई भी जो यूजर होगा किसी भी एक एक्शन को चूज करेगा और उस पर फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके के चार्ट को हम सिंपल क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। जो हमारा अब इसका यूज कहां पर किया जाता है, जनरली जहां पर हमें मल्टीपल चॉइसेस रखने होते हैं, यहां पर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन में से हमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करके उस पर वर्क करना होता है, जहां वहां पर हम ट्रांजेक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट का यूज कर रहे होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर चार्ट है वो है टॉप डाउन स्ट्रक्चर चार्ट। अब टॉप डाउन स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, टॉप से शुरू करते हैं प्रोसेस करना, देन हम डाउन की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हम जनरल से शुरू करते हैं और डिटेल की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा मेन मॉड्यूल होता है टॉप पर, ठीक है, हम उसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उस पर फंक्शनलिटी काम करना शुरू करते हैं, देन उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब मॉड्यूल्स के अंदर, फिर एक सब मॉड्यूल की फंक्शनलिटी को वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, तो ये हमारा हो गया टॉप मॉड्यूल या मेन मॉड्यूल। फिर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं सब मॉड्यूल के अंदर, यूजर लॉगिन, प्रोडक्ट मॉड्यूल और पेमेंट मॉड्यूल। फिर हमारा जो प्रोडक्ट मॉड्यूल है ये हो गया हमारा एक तरीके से मेन मॉड्यूल। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं सब मॉड्यूल के अंदर, फिर ये हमारा सर्च प्रोडक्ट और ऐड टू कार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा मेन मॉड्यूल था, ब्रेक डाउन हुआ सब मॉड्यूल के अंदर। फिर ये हमारा जो सब मॉड्यूल है ये भी ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर सब मॉड्यूल के अंदर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर चार्ट क्या कहलाता है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर चार्ट कहलाता है। इसी का अपोजिट होता है हमारा बॉटम अप स्ट्रक्चर चार्ट, मतलब हम बॉटम से शुरू करते हैं और मूव करते हैं टॉप की तरफ, बेसिकली डिटेल से मूव करते हैं हम जनरल की तरफ। इसमें हम जो हमारे स्मॉलर लो लेवल मॉड्यूल्स होते हैं उन पे हम फंक्शनैलिटी शुरू करते हैं, उन पे जो हमारा रिजल्ट आता है उनको कंबाइन करके देन हम फॉर्म करते हैं हायर लेवल मॉड्यूल्स को। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर सिस्टम है, ठीक है, उस कैलकुलेटर सिस्टम के अंदर फिर हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है अर्थमेटिक मॉड्यूल। अब इस अर्थमेटिक मॉड्यूल के हमारे कई सारे फंक्शनैलिटी होते हैं, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से शुरू कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर सिस्टम था, फिर अर्थमेटिक मॉड्यूल, अर्थमेटिक में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारे सब मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच क्या कहलाता है, बॉटम अप स्ट्रक्चर चार्ट कहलाता है। सो ये हमारे टोटल 4 स्ट्रक्चर चार्ट होते हैं जो कि यूज करा जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट को डिजाइन करने के लिए। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि लिस्ट आउट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर चार्ट अच्छे से समझा के आने थे। पहले स्ट्रक्चर चार्ट की डेफिनेशन लिख देना, फिर उसके क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो आप बता देना। उसके बाद ये 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर चार्ट मैंने आपको पढ़ाए ये चारों के चारे अच्छे से समझा देना विद एग्जाम्पल के साथ, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है सूडो कोड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूडो कोड। अब सूडो कोड बेसिकली क्या है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके एक्चुअल कोड में इंप्लीमेंट करने से पहले आप उसके रफ प्लान को डिजाइन कर लेते हो। रफ प्लान को डिजाइन करने से मतलब सिंपल सा क्या है कि आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है,
वो स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम को आपने क्या करा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख लिया। उस प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोलते हैं, सूडो कोड बोलते हैं। तो सूडो कोड इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग द स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम इन नॉर्मल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट रूल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सूडो कोड को लिखते समय हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को जो हमने स्टेप बाय स्टेप में इंग्लिश लैंग्वेज में हम सिंपली लिख रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम सूडो कोड बोल रहे होते हैं। अब सूडो कोड का हम यूज ही क्यों करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, साथ ही साथ जो हमारा कोड है वो इजी हो जाए, ठीक है। और सूडो कोड को देखकर हम इजीली लॉजिक को भी इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है डेवलपर्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी। फीचर्स क्या होते हैं सूडो कोड के, वो देखिए। हम सिंपल उसे रिटर्न करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्टेप्स की तरह ही होता है एक तरीके से, इसमें कोई भी सिंटेक्स रूल को हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और इजिली हम सूडो कोड को कन्वर्ट कर पाते हैं रियल कोड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल मतलब 2 नंबर को ऐड करने का मुझे सूडो कोड लिखना है, तो उसके स्टेप्स बेसिकली क्या हो गए, हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करें, हमें 2 नंबर चाहिए होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे फर्स्ट नंबर का, फिर इनपुट कराएंगे सेकंड नंबर का। इनपुट आ गए दोनों नंबर, अब उन दोनों नंबर को हम सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक सम वेरिएबल लेंगे, उसको सेट कर देंगे सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने सम निकाल लिया, अब उसे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो हम सिंपली डिस्प्ले कर देंगे सम को। अब यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, हमें आउटपुट मिल चुका है। सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम को स्टॉप कर देंगे। तो ये बेसिकली आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने एक लॉजिक को लिख दिया है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोलते हैं, सूडो कोड बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है हमारा फ्लो चार्ट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, एक पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क कर रहा है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ही हम सिंपल क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब लेकिन इसके अंदर कैसे शो कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करके ही हम फ्लो चार्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब फ्लो चार्ट का हम यूज ही क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो लॉजिक है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, विजुअली सामने वाला पर्सन उसे समझ पाता है, ठीक है। इसमें हमें पता चल पाता है कि हमारा जो प्रोग्राम है कैसे फ्लो कर रहा है, क्लियरली हमें पता चल पाता है। साथ ही साथ ये हमारी हेल्प करता है, हम फ्लो चार्ट को देखकर इजीली उसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं कोडिंग के अंदर भी, और डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत ज्यादा यूज करा जाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा जो ओवल शेप का है, ये हमारे स्टार्ट और एंड मतलब बिगिनिंग और एंड के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज कर रहे होते हैं, और प्रोसेसिंग के लिए हम सिंपल एक रेक्टेंगल का शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। इस तरीके से एलिमेंट्स को हम शो कर रहे होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये बेसिकली किसका फ्लो चार्ट है, सम ऑफ 2 नंबर्स का हमारा ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। अभी हमने सम ऑफ 2 नंबर्स का सूडो कोड भी देखा था, अब सम ऑफ 2 नंबर का हम यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर का ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। तो इजीली आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा और सूडो कोड भी क्लियर हो गया होगा, और ये ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो ये तो 2 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोहेजन। अब कोहेजन का सिंपल सा मतलब क्या है, आप एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, उस मॉड्यूल के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वो सारे जो एलिमेंट है एक दूसरे से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, सारे एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क को कैसे कंप्लीट कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो इट टेल हाउ वेल द टास्क इनसाइड वन मॉड्यूल वर्क टुगेदर फॉर वन सिंगल पर्पस। एक मॉड्यूल का जितना ज्यादा कोहेजन होगा वो उतना अच्छा कहलाएगा। और हमें पता है कि कोहेजन में बेसिकली एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। तो कोहेजन के कई सारे टाइप्स होते हैं, हमने वर्स्ट से लेकर बेस्ट तक अरेंज कर रखा है। वर्स्ट वाला आपका कोइंसिडेंटल है, बेस्ट वाला आपका फंक्शनल है। तो पहला है आपका है कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो कोइंसिडेंटल कोहेजन के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है आपने उन्हें रैंडमली ग्रुप्ड कर रखा है, किसी के बीच में कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है जिसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स है, पहला है लॉगिन, फिर आपका प्रिंट रिपोर्ट, फिर आपका कैलकुलेट सैलरी, फिर आपका डिलीट रिकॉर्ड। तो किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है, सारे क्या इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अनरिलेटेड टास्क टुगेदर। तो इस टाइप का कोहेजन हमारा क्या कहलाता है, कोइंसिडेंटल कोहेजन कहलाता है। जो नेक्स्ट कोहेजन है वो है हमारा लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को आपने ग्रुप कर रखा है उन सबका जो लॉजिक होगा वो सेम होगा, लेकिन वो चूज किसके थ्रू करे जा रहे हैं, कंट्रोल फ्लैग के द्वारा चूज करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप मॉड्यूल है जिसके अंदर
अंदर बेसिकली क्या है, हमारी 3 फंक्शन है। पहला कि जो हम कीबोर्ड के अंदर इनपुट कर रहे हैं वो हम डेटा को एंटर करा रहे हैं, फिर हम जो माउस के थ्रू इनपुट करा रहे हैं उससे हम डेटा को एंटर करा रहे हैं, फिर हम जो फाइल के थ्रू डेटा को इनपुट एंटर कर रहे हैं उससे हम डेटा को एंटर करवा रहे हैं। तो सब में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेटा को एज अ इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबकी जो लॉजिक है वो बेसिकली क्या है, सेम है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल कोहेजन है। अब टेम्पोरल कोहेजन के अंदर उन सारे एलिमेंट को एक साथ ग्रुप करते हैं जो कि एक ही समय पर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने एक मॉड्यूल क्रिएट करा, मॉड्यूल के अंदर पहले आप क्या करोगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे। जैसे आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा फिर उसके अंदर आप डेटा को लोड कर दोगे, मतलब जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशन होंगे उनको लोड कर दोगे। जैसे आपका डेटा लोड हो जाएगा, डेटा लोड होने के बाद जहां से वो डेटा आ रहा है उसके फाइल को ओपन कर दोगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो सारे फंक्शन है, ये जो सारे एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के, वो बेसिकली क्या होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। तो उस टाइप के कोहेजन को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल कोहेजन बोलते हैं। फिर आपका प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर उन सारे एलिमेंट को एक साथ हम ग्रुप करते हैं जिनका जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल आप एक रिजल्ट डेटा को शो करने का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर डेटा कौन सा आएगा, पहले आप क्या करोगे, स्टूडेंट का जो रियल डेटा होगा उसको रीड करोगे। उस डेटा को रीड करने के बाद आप क्या करोगे, डेटा को वैलिडेट करोगे। वैलिडेट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसका कैलकुलेट करोगे टोटल। टोटल कैलकुलेट करने के बाद आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आप डेटा को शो करोगे। तो आपने देखा एक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है, पहले ये टास्क होगा, फिर ये टास्क होगा, फिर ये टास्क होगा, फिर ये टास्क होगा। तो उस टाइप के कोहेजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल कोहेजन बोलते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन कोहेजन। कम्युनिकेशन कोहेजन के अंदर बेसिकली एक मॉड्यूल में हम उन सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं जो कि सेम डेटा को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हो गए कि हम स्टूडेंट के डेटा को रीड कर रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा में जो अपडेट हुआ है उसको रीड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सब में बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को डेटा को ही रीड कर रहे हैं, सेम डेटा का ही यूज कर रहे हैं। तो उस टाइप का कोहेजन हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कोहेजन कहलाता है। फिर हमारा सीक्वेंशियल कोहेजन। अब सीक्वेंशियल कोहेजन के अंदर बेसिकली कि आपका एक मॉड्यूल के अंदर उन सारे एलिमेंट को आप ग्रुप करते हो जिसमें एक एलिमेंट का जो इनपुट है वो दूसरे एलिमेंट के लिए एज अ आउटपुट ट्रीट होता है। ठीक है, तो द आउटपुट ऑफ वन पार्ट बिकम इनपुट टू द नेक्स्ट पार्ट, या फिर वाइस वर्सा सिंपली। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली एक स्टूडेंट है, आप उसके क्या करोगे, रीड करोगे उसके मार्क्स को रीड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे टोटल को। तो कैलकुलेट आप क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, किसका, मार्क्स का। तो मार्क्स बेसिकली क्या हो गया, एज अ इनपुट हो गया टोटल के लिए। ठीक है, तो वो टोटल को कैलकुलेट कर लेगा, फिर वो जो टोटल का जो आउटपुट निकलेगा वो परसेंटेज के लिए एज अ इनपुट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल के बाद ही तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब उस परसेंटेज से हम क्या करेंगे, बेसिकली ग्रेड को शो कर रहे होंगे या उसके रिजल्ट को शो कर रहे होंगे। तो उस टाइप का जो हमारा कोहेजन कहलाता है वो सीक्वेंशियल कोहेजन कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा फंक्शनल कोहेजन है। अब फंक्शनल कोहेजन बेसिकली ऑल एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल कॉन्ट्रीब्यूट टू वन सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन। ये बेसिकली वही बता दिया मैंने आपको कि इसमें एक जो मॉड्यूल है उसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एक साथ काम कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कैलकुलेट करना है फाइन को। अब आप फाइन को कैसे कैलकुलेट कर पाओगे कि आप उसका पूरा डेटा निकालोगे, ठीक है, उसका जो भी फीस वगैरह रहेगा, फिर आप देखोगे कितना डिले हुआ है, डिले के बेसिस पर ही तो आप फाइन को कैलकुलेट कर पाओगे। तो सारे जो मॉड्यूल्स है उनका पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर, मतलब मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, उस फाइन को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस टाइप का कोहेजन हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल कोहेजन कहलाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टोटल 7 टाइप के कोहेजन क्लियर हो चुके होंगे। तो कोहेजन समझ में आ गया होगा आपको और इनके सारे टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट है वो हमारा कपलिंग है। अब कपलिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी को शो कर रहा होता है। बेसिकली एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर कितना डिपेंडेंस है वो कौन शो कर रहा होता है, आपका कपलिंग शो कर रहा होता है। तो जितना ज्यादा कम कपलिंग होता है उतना अच्छा मॉड्यूल कहलाता है। तो इट टेल्स हाउ मच वन मॉड्यूल डिपेंड ऑन अनदर मॉड्यूल। ठीक है, तो लो कपलिंग गुड मॉड्यूल,
ठीक। मॉड्यूल शुड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी, मॉड्यूल की बेसिकली जो डिपेंडेंसी होती है वो कम होनी चाहिए किसी अदर मॉड्यूल्स के ऊपर, तभी वो कैसा मॉड्यूल कहलाएगा, गुड मॉड्यूल कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कपलिंग के कई सारे टाइप्स को और फॉर्म्स को। हमने सारे टाइप्स को अरेंज कर रखा है वर्स्ट से लेकर बेस्ट तक। तो वर्स्ट में आता है आपका कंटेंट कपलिंग, फिर कॉमन, फिर एक्सटर्नल, फिर कंट्रोल, फिर स्टेम, बेस्ट में आता है आपका डेटा। एक एक करके सारे कपलिंग को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो आपका कंटेंट कपलिंग है, जिसे हम वर्स्ट कपलिंग भी कहलाते हैं। बेसिकली इसमें आपका जो एक मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के डेटा को डायरेक्टली यूज कर पाता है और उसके डेटा को चेंज कर पाता है, तो उस टाइप की कपलिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंटेंट कपलिंग कहलाता है। बेसिकली एक मॉड्यूल ए है और दूसरा मॉड्यूल बी है, तो ए मॉड्यूल बी मॉड्यूल के इंटरनल डेटा को यूज कर पाता है और इंटरनल डेटा को चेंज भी कर पाता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कपलिंग है वो हमारा कॉमन कपलिंग है। कॉमन कपलिंग के अंदर बेसिकली दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल है वो ग्लोबल डेटा को ही शेयर कर रहे हैं, मतलब सेम ग्लोबल डेटा को ही वो शेयर कर पा रहे हैं, तो इस टाइप की कपलिंग हमारी क्या कहलाती है, कॉमन कपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन जो है हमारी कंट्रोल कपलिंग है। इसमें बेसिकली एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन को पास कर रहा होता है, तो इस टाइप की कपलिंग हमारी क्या कहलाती है, कंट्रोल कपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारी स्टैम्प कपलिंग है। स्टैम्प कपलिंग के अंदर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के पास कंप्लीटली डेटा स्ट्रक्चर को पास कर रहा होता है, लेकिन जो दूसरा मॉड्यूल है वो पूरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहा होता, उसके सिर्फ एक पार्ट को ही यूज कर रहा होता है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, पास करा पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड को, लेकिन उस मॉड्यूल को सिर्फ स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो वो सिर्फ स्टूडेंट के नेम को ही यूज करेगा। नेक्स्ट वन जो है वो आपका डेटा कपलिंग है, जो कि बेस्ट कपलिंग कहलाता है। मतलब जो हमारा ए मॉड्यूल है वो केवल रिक्वायर्ड डेटा को ही पास करेगा बी मॉड्यूल के पास, तो बी मॉड्यूल को जिस डेटा की नीड है सिर्फ वही डेटा पास करेगा आपका ए मॉड्यूल, तो उस टाइप की कपलिंग हमारी क्या कहलाती है, डेटा कपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे एक्सटर्नल कपलिंग है। एक्सटर्नल कपलिंग के अंदर इसमें जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स है वो सारे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो सब यूज कर रहे होते हैं एक सेम आउटसाइड सोर्स को, तो उस टाइप की कपलिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कपलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो टोटली हमारे 6 टाइप्स के कपलिंग होते हैं। तो आई होप आपको कोहेजन और कपलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ इनके सारे टाइप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके बेसिस पर हमसे AQ2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी एंड डिस्कस व्हाई इज लो कपलिंग हाई कोहेजन इज बेटर फॉर गुड सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो मॉड्यूलरिटी ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था, फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं बता चुका था ऑलरेडी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो गुड कब कहलाएगा, जब उसमें कपलिंग जो है वो लो हो और जो कोहेजन है वो हाई हो। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि फंक्शनल इंडिपेंडेंस के अंदर ही हमें ये दो दोनों चीज चाहिए होती है, लो कपलिंग और हाई कोहेजन, तभी हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो गुड कहलाता है। तो गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑलवेज एम्स फॉर हाई कोहेजन, लो कपलिंग। हाई कोहेजन सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि जो मॉड्यूल है वो एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट कर रहा हो, और लो कपलिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो हमारा मॉड्यूल है उसकी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। अब इससे बेसिकली क्या होता है, एक तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, हम उसे मेंटेन इजीली कर पाते हैं, इजीली टेस्ट कर पाते हैं, डिबग कर पाते हैं, और हम रीयूज भी कर पाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो लेस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है, और इजीली हम उसे मेंटेन कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं और एक्सटेंड कर पाते हैं। ठीक है। अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंस होगा तो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले आप मॉडरेटिव समझाना, फिर आप फंक्शनल इंडिपेंडेंस समझाना, फिर ये सारी चीजें लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द टर्म कोहेजन एंड कपलिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ कोहेजन एंड कपलिंग, जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे AQ2 2023-24 के अंदर। फिर हमारा AQ2 2024-25 में पूछा गया था कि राइट डाउन वेरियस एट्रीब्यूट्स properties of good stable software design, discuss the concept of coupling and cohesion measures and they are used to determine strength of a software design, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। सो आई होप आपको कपलिंग एंड कोहेजन का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ चुका होगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजीज। उसके बेसिस पर AQ2 2021-22 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द वेरियस सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजीज
एनालाइज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। इसके दो और होते हैं, एक होता है हमारा टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटेजी और एक होता है हमारा बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटेजी। तो टोटल हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजीज 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें हम 2 इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे और 2 नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजी एक ऐसा अप्रोच है और मेथड है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कन्वर्ट कर पाते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो वेरियस सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटेजीज जैसे टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटेजीज, बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटेजीज, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो फर्स्ट वन जो है हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है। इन दिस स्ट्रेटेजीज द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन फंक्शंस और प्रोसीजर दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर हम प्योरली फोकस्ड होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होने वाली है जो कि ये जो सिस्टम है कंप्लीटली करेगा ही करेगा। उन फंक्शंस को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें हम फंक्शंस का यूज कर रहे होते हैं और मॉड्यूल्स का यूज कर रहे होते हैं। जो हमारे ये फंक्शंस है ये किससे डिराइव्ड होके आ रहे हैं, डेटा फ्लो डायग्राम से डिराइव्ड होके आ रहे हैं, ठीक है। और हम इन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट का। जो नेक्स्ट वन होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर हम डेटा मतलब जो हमारा फंक्शन है प्लस हमारा जो उसका बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट और उसकी क्लास दोनों का यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट इसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करके सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करें इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे होते हैं। डेटा एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके डायनेमिक प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पे हम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो गया। तो इसमें हमारा जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है वो तो यूज होगा ही होगा। अब इनके हम हेड टू हेड डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो बेसिक की बात करें इसमें हमारा जो सिस्टम है वो डिवाइड होता है फंक्शन और मॉड्यूल्स में, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हमारा जो सिस्टम वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस में, ठीक है। इसमें हम प्योरली फोकस्ड होते हैं फंक्शंस पर और प्रोसेसेस पर। और इसमें हम प्योरली फोकस्ड होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड बिहेवियर मतलब ऑब्जेक्ट और उसकी क्लासेस पर। अप्रोचेस की बात कर ले तो इसमें हम टॉप डाउन फंक्शनल डिकम्पोजिशन करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम ऑब्जेक्ट डिकम्पोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं। प्राइमरी यूनिट की बात करें तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में हमारा प्राइमरी यूनिट फंक्शन होता है, प्रोसीजर होता है या फिर मॉड्यूल होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्लास या फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। डेटा हैंडलिंग की बात करें इसमें हमारा जो डेटा है वो हमारा प्योरली सेपरेट होता है किससे, हमारे फंक्शन से। जबकि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर हमारा डेटा और फंक्शन दोनों कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। हम कंबाइनली प्रोसेस करते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन हमारा लेस सिक्योर होता है। इसमें हमारा जो डेटा है वो शेयर्ड हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हमारा जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें हम एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं। रीयूजेबिलिटी की बात करें तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की जो रीयूजेबल है वो लो है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की जो रीयूजेबिलिटी है वो हाई है। मेंटेनेबिलिटी की बात कर ले तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम जो है वो ग्रो होगा, लार्ज होगा, तो हमारा जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन उसको मेंटेन करना या फिर जैसे जैसे हमारा सिस्टम ग्रो होगा, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी और पास्कल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++ है, जावा है, पाइथन है और C# है। तो ये हमारे हेड टू हेड डिफरेंसेस हो गए फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो दो तो हमने स्ट्रेटेजीज पढ़ ली। अब हमारी 2 डिजाइन स्ट्रेटेजीज है, एक है हमारी टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटेजी और एक है हमारी बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटेजी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन द फीचर्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन along with its advantages and disadvantages। तो टॉप डिजाइन मतलब टॉप डाउन जो आपका डिजाइन स्ट्रेटेजी है उसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले हम मेन सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, देन हम उस मेन सिस्टम को डिवाइड करते हैं सब मॉड्यूल्स के अंदर, फिर हम सब मॉड्यूल्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो टॉप डाउन डिजाइन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच इन विच द सिस्टम इज डिजाइन फ्रॉम हायर लेवल मॉड्यूल्स टू लोअर लेवल मॉड्यूल्स। अभी कैसे वर्क करता है, पहले हम मेन सिस्टम पे वर्क करने स्टार्ट करते हैं, फिर मेन सिस्टम को हम ब्रेक डाउन करते हैं मेजर मॉड्यूल्स के अंदर,
ठीक है। फिर हम जो हर एक मॉड्यूल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब मॉड्यूल के अंदर, फिर हम सब मॉड्यूल्स पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं। और ये कब तक करते रहते हैं, जब तक हम डिटेल मॉड्यूल पर रीच ना कर जाए, ठीक है, या फिर जब तक हम डिटेल मॉड्यूल को कंप्लीटली फिनिश ना कर दे, तब तक हम ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। फिर हमारा बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच टोटली रिवर्स होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच का। इसमें बेसिकली हमारे जो सब मॉड्यूल्स है या जो स्मॉलर सब मॉड्यूल्स हो उन पे पहले हम स्टार्टली वर्क करना स्टार्ट करते हैं। वर्क करने के बाद जो रिजल्ट आता है उनको कंबाइन करके फिर अपर मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ऐसे करते करते हम टॉप लेवल मॉड्यूल पर पहुंचते हैं। तो बॉटम अप डिजाइन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच इन विच द सिस्टम इज डिजाइन फ्रॉम लोअर लेवल मॉड्यूल टू हाई लेवल मॉड्यूल। अभी कैसे वर्क करता है, डिजाइन करते हो पहले आप स्मॉल रियूजेबल मॉड्यूल को, देन उन दोनों को कंबाइन करके फिर आप लार्जर मॉड्यूल को फॉर्म कर रहे होते हो। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करते चलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा लास्ट में हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दो अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। अब इन दोनों के हेड टू हेड डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिजाइन की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच में हम हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहे होते हैं और बॉटम अप अप्रोच में हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो वही है, बिग से स्मॉल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इसमें स्मॉल से बिग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओवरऑल सिस्टम या फिर मेन मॉड्यूल, और बॉटम अप अप्रोच में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या तो स्मॉलर सब मॉड्यूल हो गया या फिर स्मॉल बेसिक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। डिजाइन प्रोसेस की बात करें तो हमारे इसमें जो मेन सिस्टम है या जो मेन मॉड्यूल है उसको हम डिकम्पोज करते हैं सब मॉड्यूल्स के अंदर, और बॉटम अप अप्रोच में बात करें तो हमारे जो सब मॉड्यूल्स है उनका जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हायर लेवल मॉड्यूल में। मेन फोकस की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे हमारा पूरा फोकस होता है और उसके कंट्रोल फ्लो पर फोकस होता है, जबकि बॉटम अप्रोच पे हमारा मेनली फोकस होता है डिटेल मॉड्यूल पे, क्योंकि जो डिटेल मॉड्यूल है उनका जो रिजल्ट आता है उनको कंबाइन करके उनका रीयूज करके देन हम हायर लेवल मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे होते हैं। रीयूजेबिलिटी की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच आपका लेस रीयूज होता है और बॉटम अप अप्रोच आपका हाई रीयूज होता है। रिस्क की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर लो लेवल इश्यूज आ जाते हैं बाद में कभी, और बॉटम अप्रोच में जैसे आप इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रेट करने के बाद इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे हो गए इसके रिस्क। तो टोटल ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके हेड टू हेड डिफरेंसेस हो गए टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोचेस में। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एक तो ये आपका ओवरऑल जो सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली शो करता है, इजी टू प्लान एंड मैनेज, ठीक है, सपोर्ट करता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को, इसमें हम बेटरली कंट्रोल फ्लो डिजाइन को क्रिएट कर पाते हैं और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपका लो लेवल डिटेल्स है वो कभी कभार डिले हो जाते हैं, इसमें जो आपके रियूजेबल कंपोनेंट है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, इसमें आपके स्टेप्स की नीड पड़ती है और कभी कभार आपको रीडिजाइन भी करना पड़ जाता है। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस और ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस टॉप डाउन अप्रोच के। अब बॉटम अप अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बॉटम अप अप्रोच क्या करता है, रियूजेबिलिटी को एनकरेज करता है, साथ ही साथ यूनिट टेस्टिंग में बहुत ही इजिली परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, और ये आपके लो लेवल कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है, और ये सुटेबल होता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के लिए। साथ ही साथ इसमें आप पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो वीक होता है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें ड्राइवर्स की नीड पड़ती है, इसमें जो सिस्टम लेवल है वो कंट्रोल करता है लॉजिक को और इसकी वजह से क्या होता है कभी कभार डिले भी आ जाता है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन के टाइम पे कुछ मिसमैच हो गया तो ओवरऑल उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट डिफरेंट हो जाती है। तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस और ये हो गए इसके एडवांटेजेस। तो बॉटम अप्रोच के ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। अब सॉफ्टवेयर मेजरमेंट बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को या फिर रिसोर्सेज को मेजर कर पाते हो न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करके, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और वैल्यू टू अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, प्रोसेस और रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेजर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की नीड ही क्यों पड़ी, हमें सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की नीड पड़ी। अब इसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या क्या मेजर करते हैं, इसकी हेल्प से हम
कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाते हैं, कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट लगने वाला है उसको एस्टिमेट कर पाते हैं, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का क्या साइज होने वाला है उसको मेजर कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को चेक कर पाते हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका मतलब डिले से मतलब बहुत ही ज्यादा डिले हो गया तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं, साथ ही साथ जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर पाते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से मेजर करें तो। ठीक है, जब से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक्सप्लेन ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस मैट्रिक्स फॉर द साइज एस्टिमेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम बेसिकली क्या कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स है उनको मेजर कर पाते हैं। तो आज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज अ क्वांटिटेटिव मेजर यूज्ड टू मेजर द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमें सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की नीड ही क्यों पड़ी? तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या क्या चीजें एस्टिमेट कर पाते हैं, एक तो सब प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर पाते हैं, कितना एफर्ट लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है उसको एस्टिमेट कर पाते हैं, कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगर हमें शेड्यूल करना पड़ता है प्रोजेक्ट को तो उसको एस्टिमेट कर पाते हैं, क्वालिटी को मेजर कर पाते हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाते हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट को कंपेयर कर पाते हैं। अब हमारे टोटल 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होते हैं वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला टाइप का सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है वो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स से बेसिकली हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स के कई सारे फंक्शंस होते हैं, एलओसी, फंक्शन पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफेक्ट डेंसिटी। इन सब की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर कर पाते हैं। फिर है आपका प्रोसेस मैट्रिक्स। तो प्रोसेस मैट्रिक्स से बेसिकली क्या कर पाते हैं, हम सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके प्रोसेस को मेजर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स। तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या किसकी हेल्प से मेजर कर पाते हैं प्रोसेस को, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी की हेल्प से, टेस्टिंग इफेक्टिवनेस की हेल्प से और रिव्यू इफेक्टिवनेस की हेल्प से। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है। अब प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेसिकली आप मेजर कर पाते हो जो प्रोजेक्ट के जो पैरामीटर्स है उनको मेजर कर पाते हो, जैसे प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होने वाली है, क्या एफर्ट लगने वाला है, उसे हमें शेड्यूल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, टीम प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, उन सबको हम मेजर कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अब साइज एस्टिमेशन बेसिकली क्या हो गया, सिंपल सा ये मतलब हो गया कि जो आप प्रोजेक्ट या आप जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए कितना डेवलपमेंट टाइम लगने वाला है, कितना डिप्लॉयमेंट टाइम लगने वाला है, कितना टेस्टिंग टाइम लगने वाला है, तो ओवरऑल टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, उस प्रोसेस को या फिर उस एस्टिमेशन को हम क्या बोलते हैं, साइज एस्टिमेशन कहलाते हैं। नहीं तो प्रोजेक्ट की साइज को एस्टिमेट करने के लिए कई सारे मैट्रिक्स है, जिसमें पहला आपका एलओसी है जिसे हम लाइन ऑफ कोड बोलते हैं, फिर केएलओसी है किलो लाइन ऑफ कोड, फिर आपका फंक्शन पॉइंट, फिर आपका फीचर पॉइंट, फिर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो एलओसी बेसिकली क्या हो गया कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट को बिल्ड करने जा रहे हो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कितनी होने वाली है। ठीक है, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलओसी की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलओसी बेसिकली क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सोर्स कोड लाइन। फिर आपका केएलओसी, किलो लाइंस ऑफ कोड। तो केएलओसी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड। कैसे निकालते हैं, केएलओसी इज इक्वल टू एलओसी डिवाइड बाय 1000 कर दो तो आपका केएलओसी निकल जाएगा। फिर आपका फंक्शन पॉइंट, तो फंक्शन पॉइंट से बेसिकली आप क्या एस्टिमेट कर पाते हो, फंक्शन पॉइंट इज अ साइज एस्टिमेशन मैट्रिक्स डेट मेजर द फंक्शनैलिटी डिलीवर टू द यूजर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम मतलब कोड की लाइन को मेजर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या मेजर कर रहे होते हैं, जो हम फंक्शनैलिटी डिलीवर करने वाले हैं यूजर को, जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, उसके साइज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। किसकी हेल्प से, फंक्शन पॉइंट की हेल्प से। बेसिकली हम फंक्शन को मेजर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वन है आपका फीचर पॉइंट है। फीचर पॉइंट बेसिकली क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन आपका फंक्शन पॉइंट का। अब फीचर पॉइंट का किस सिस्टम में यूज करते हैं, उन सिस्टम में यूज करते हैं जिस सिस्टम में एल्गोरिथमिक जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर फीचर पॉइंट का यूज करते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर फीचर पॉइंट का यूज करते हैं। फिर है आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट। ऑब्जेक्ट पॉइंट का हम यूज क्यों करते हैं कि सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट का। अभी किस पर बेस्ड होते हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन पर बेस्ड होता है, रिपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं, 3GL कंपोनेंट या फिर जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर की साइज को एस्टिमेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो टोटली हमारे 5
हम टोटल हमारी ये 5 मैट्रिक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर पाते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाल्स्टेड थ्योरी। अब हाल्स्टेड थ्योरी बेसिकली क्या है? Halstead software science is a set of mathematical software metrics that measure a program by analyzing the number of distinct operator, distinct operand, total operator and total operand। तो बेसिकली जो आपका Halstead सॉफ्टवेयर साइंस है एक सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंट की हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम की साइज को, कॉम्प्लेक्सिटी को, एफर्ट को और उसकी क्वालिटी को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? हाल्स्टेड थ्योरी की हेल्प से। अब इसके कई सारे पॉइंट्स है वो देखिए। हाल्स्टेड assume that a program can be completely described by operator and ऑपरेंट्स। तो बेसिकली हॉलस्टेड जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने एज्यूम कर लिया था किसी एक प्रोग्राम को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेंट। ऑपरेटर बेसिकली क्या हो गया? सिंबल्स और कीवर्ड्स जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेंट्स बेसिकली क्या हो गया? हमारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट या फिर डेटा आइटम्स जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर हमारे और ऑपरेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑपरेंट बेसिकली जैसे ए हो गया हमारा, बी हो गए, सी हो गए, ये बेसिकली क्या हो गया? ऑपरेंट्स। ऑपरेटर बेसिकली क्या हो गया? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये बेसिकली क्या हो गया? ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब बेसिक पैरामीटर से कुछ हाल्स्टेड मैट्रिक्स के वो देख लेते हैं। N1 बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर, जो कि बेसिकली क्या शो कर रहे हो, क्या काउंट कर रहा होता है आपके प्रोग्राम में यूनिक ऑपरेटर्स को। N2 बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंट्स, जो कि बेसिकली क्या काउंट कर रहे होते हैं? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंट्स इन द प्रोग्राम। एन जो हमारा कैपिटल N1 होता है वो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर, कैपिटल N2 होता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम वोकेबुलरी कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू स्मॉल n1 प्लस n2, बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर प्लस नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप क्या निकाल पाते हो? प्रोग्राम वोकेबुलरी कैलकुलेट कर पाते हो। तो इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल इन द प्रोग्राम। फिर आता है आपका प्रोग्राम लेंथ जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑल टोकन्स, कितने टोकन्स आपके प्रेजेंट है प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका एस्टिमेट प्रोग्राम लेंथ। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? एन कैप निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है N1 log 2 N1 प्लस N2 log 2 N2। और ये N1 N2 बेसिकली हमारे क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंट्स। अगर आपको प्रोग्राम वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू log 2 ऑफ स्मॉल n। कैपिटल N बेसिकली क्या है? प्रोग्राम लेंथ, और स्मॉल n बेसिकली क्या है? प्रोग्राम वोकेबुलरी, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स। ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम की डिफिकल्टी कैलकुलेट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर N1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N2 डिवाइड बाय N2। तो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाता है? प्रोग्राम की डिफिकल्टी कैलकुलेट हो जाती है। अगर प्रोग्राम के लेवल को कैलकुलेट करना पड़ता है तो उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 1 बाय डी, मतलब इनवर्स ऑफ डिफिकल्टी आपका क्या होता है? प्रोग्राम लेवल होता है। एफर्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है तो एफर्ट इज इक्वल टू डिफिकल्टी इनटू वॉल्यूम। तो आप क्या कर दोगे? आपका एफर्ट निकल जाएगा। अगर आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना पड़ता है तो एफर्ट डिवाइड बाय 18 सेकंड कर दो तो आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल 12 पैरामीटर्स है जो कि हाल्स्टेड मैट्रिक्स हमने प्रोवाइड करे थे किसी भी सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए। ठीक है, किसकी हेल्प से? ऑपरेटर और ऑपरेंट्स की हेल्प से। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो आपकी हाल्स्टेड थ्योरी है वो पूरी बेस्ड है किस पे? ऑपरेटर और ऑपरेंट्स के काउंट पर। ठीक है, फिर आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इन थ्योरी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका यूजफुल फॉर एफर्ट एस्टिमेशन। तो आपको पता है इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं? प्रोग्राम की डिफिकल्टी को एस्टिमेट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें
काउंट करना, मतलब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर को काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर को टोटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, और जो आपको रिजल्ट दे रहा होता है वो कभी कभार एक्यूरेट नहीं देता है, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है कि कितना टाइम लग जाएगा किसी भी पर्टिकुलर बग को या फिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए। फिर आपका क्या है, ये एक तो मेंटेनेबिलिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्या देता है, एक इनडायरेक्ट आइडिया दे देता है कि कितना टाइम लगने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट के इशू को सॉल्व करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेजेस और ये हो गया एडवांटेजेस। आई होप आपको हाल्स्टेड थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन पॉइंट। अब फंक्शन पॉइंट की डेफिनेशन देख ले तो फंक्शन पॉइंट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर metrics used to estimate the size, effort, cost and complexity of a software system by measuring the function delivered to the user। ठीक है, तो जो हमारा हाल्स्टेड थ्योरी था वो हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को काउंट करने के बेसिस पर ही सॉफ्टवेयर के साइज को, एफर्ट को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या कॉस्ट को एस्टिमेट कर पा रहे थे। लेकिन फंक्शन पॉइंट टोटली डिफरेंट होता है। इस पे हम क्या कर पा रहे हैं, जो हम फंक्शन डिलीवर करने वाले हैं यूजर को, उन फंक्शंस के बेसिस पर ही हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के साइज को, एफर्ट को, कॉस्ट को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड और एस्टिमेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन पॉइंट का यूज क्यों कर रहे हैं, तो फंक्शन पॉइंट का हम यूज कर रहे हैं एक तो यूजर फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए, कितना टाइम लगने वाला है उस फंक्शनैलिटी को बिल्ड करने के लिए, अर्ली स्टेज में उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन पॉइंट का। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे इजीली अप्लाई और इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस्ट को और एफर्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है आपका फंक्शन पॉइंट। जो नेक्स्ट है वो फंक्शन पॉइंट बेस्ड मेजर कुछ हमारे पैरामीटर से वो देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी मेजर। अगर आपको प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्टिविटी मेजर इज इक्वल टू फंक्शन पॉइंट डिवाइड बाय पर्सन मंथ। फिर अगर आपको क्वालिटी को मेजर करना होता है तो क्वालिटी मेजर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, एरर पर फंक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ एरर डिवाइड बाय फंक्शन पॉइंट। अगर आपको डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट निकालना होता है तो नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइड बाय फंक्शन पॉइंट कर लो। अगर आपको कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय फंक्शन पॉइंट। तो ये सारे हमारे फंक्शन पॉइंट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम इन चीजों को मेजर कर पाते हैं। अब एडवांटेजेस की बात कर ले, फंक्शन पॉइंट के क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी लैंग्वेज पर इजिली इसे इंप्लीमेंट और अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, कैन बी यूज्ड अर्ली, आप इसे अर्ली स्टेज में ही यूज कर पाते हो। एक तो ये यूजर ओरिएंटेड है, मतलब यूजर को जिस फंक्शन की नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसी फंक्शन पर ही हम पूरा सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यूजर ओरिएंटेड बेस्ड हो गया। आपका ये क्या है, बेटर देन एलओसी फॉर बिजनेस सिस्टम। ठीक है, एलओसी के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, लाइन ऑफ कोड को ही मेजर कर पा रहे होते हैं, लेकिन फंक्शन पॉइंट के अंदर हम बेसिकली क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम चीजों को या सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो डिसएडवांटेजेस में पहला क्या है, कैलकुलेशन को, मतलब जो भी हम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें हमें काउंटिंग की भी नीड पड़ सकती है और क्लासिफिकेशन की भी नीड पड़ सकती है। फिर हमारा रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, बेसिकली इसमें आपका जो, अगर आप रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे तो आपको जो फंक्शन पॉइंट मिलेगा वो गलत मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, मे बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अगर कोई बिगिनर है तो अगर उसको फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन टू लाइन ऑफ कोड। कब लाइन ऑफ कोड में बेसिकली क्या होता है, इजी होता है, हम सिर्फ लाइन ऑफ कोड को ही टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। जबकि फंक्शन पॉइंट के अंदर हमें फंक्शंस को मेजर करना होता है जो कि हम यूजर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बेसिस पर हम सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया इसके डिसएडवांटेजेस और ये हो गया इसके एडवांटेजेस। सो आई होप आपको फंक्शन पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को
मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जिसका हम यूज करते हैं प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने इंडिपेंडेंट पाथ प्रेजेंट है, ये हमें कैलकुलेट करके देता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे प्रोग्राम या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमारा जो डिसीजन स्ट्रक्चर है कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये हमें फाइंड करता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। जो कि हमारा सॉफ्टवेयर या जो हमारा प्रोग्राम है उसको टोटली टेस्ट करने के लिए कितने हमें टेस्ट केसेस की नीड पड़ सकती है, वो हमें कौन फाइंड करके देता है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का क्या फॉर्मूला होता है, Vg इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2p। Vg होता है हमारा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ई होता है हमारा नंबर ऑफ एजेस, एन होता है हमारा नंबर ऑफ नोड्स और 2p होता है हमारा नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। यह मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कैसे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अब जब हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था एकेटीयू के अंदर कि लिस्ट वेरियस ड्रॉबैक ऑफ द लाइन ऑफ कोड बेस्ड ऑन द साइज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्कस द Albrecht function point count method, show that the complexity adjustment factor adjust the unadjustment value of function point to plus minus 35%। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती है एलओसी के साथ वो देख लो। लाइन ऑफ कोड कि ये क्यों अच्छा नहीं कहलाता है कि सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए। एक तो जो है लाइन ऑफ कोड है वो डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पर। आप देखते हो C++ में जो लाइन ऑफ कोड है वो ज्यादा हो जाता है, पाइथन में लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, तो डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। जबकि जो अच्छा कोड कब होगा, जब वो शॉर्ट कहलाएगा। आप इसे अर्ली स्टेज में पता नहीं कर पाते हो। ठीक है, जब तक पूरा प्रोग्राम बिल्ड नहीं हो जाता तब तक आप लाइन ऑफ कोड कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। जब प्रोग्राम बिल्ड हो पाएगा तभी तो आप कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे इजीली। ठीक है, और एक तो ये रियल फंक्शनैलिटी को शो नहीं कर पाता है और ये अनकरेज करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है एलओसी के साथ। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है आल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट। तो आल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट के अंदर हम क्या मेजर कर पा रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वो यूजर के लिए क्या कर पा रहा है। ठीक है, मतलब जो भी हमने फंक्शन लिखे हैं वो यूजर के लिए क्या कर पा रहा है, यूजर के नीड्स और जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसमें हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को नहीं देख रहे होते, इसमें हम फंक्शंस को देख रहे होते जो कि यूजर्स के जो रिक्वायरमेंट्स और जो नीड्स है उनको फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट बेसिकली वो डेटा जो कि हम सिस्टम्स के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल आउटपुट जो कि सिस्टम हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सटर्नल इंक्वायरीज बेसिकली क्वेश्चंस जो कि हम सिस्टम से पूछ रहे होते हैं। ठीक है, और हमें वो जो भी आंसर देता है हमारे सिस्टम उसको हमें शो करके दिखाना पड़ता है। फिर आपका इंटरनल लॉजिकल फ्लाइज, बेसिकली क्या होते हैं, फाइल्स होते हैं, डेटा होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैनेज भी किसके द्वारा किया जाता है, सिस्टम के अंदर ही किया जाता है। जो लास्ट वन है वो हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स बेसिकली क्या है कि जो हमारा सिस्टम है फाइल्स को तो यूज कर रहा है, लेकिन ये जो फाइल्स है किसके द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है, किसी दूसरे सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कहलाता है। तो यूपीएफ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर काउंट और उसका क्या वेट है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उनको सम अप कर देना तो आपका यूएफपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था हमसे एकेटीयू 2024-25 के। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमें दे रखा है और हमें इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पहले टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हमारे पास 11 और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 9 है। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 2 इंटू पी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू में क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल 11 माइनस 9 प्लस 2 कर दो तो आपकी क्या निकल जाएगी वैल्यू, 4 आ जाएगी। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका एक और वेरिएंट है, एक और वे है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर पाते हो। तो नंबर ऑफ, आप बाउंडेड रीजन कैलकुलेट कर लो और आउटिंग रीजन कैलकुलेट कर लो। तो बाउंडेड रीजन बेसिकली वो रीजन जो कि एक क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हो एक ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है और एक आपको ये क्लोज लूप दिख रहा होगा और आपको ये क्लोज लूप दिख रहा होगा। तो टोटल कितने क्लोज लूप दिखे, एक ये और एक ये और एक ये, टोटल आपको 3 बाउंड्री रीजन दिखे। तो नंबर ऑफ बाउंड्री रीजन कितने हो गए, 3। और आउटर रीजन आप देखोगे तो एक ही तो आउटर रीजन है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर रीजन कितना हुआ, 1 हुआ। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाउंड्री रीजन प्लस नंबर ऑफ आउटर रीजन। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को, या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाउंड्री रीजन प्लस 1। तो बाउंड्री रीजन कितने हमारे पास, 3, और +1 कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगा, क्योंकि जो आउटर रीजन होगा हमेशा या सिर्फ एक ही तो रहेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को। सो आई होप आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो गई है। जितने भी पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इजीली नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। इंटर्नशिप रिगार्डिंग अपडेट्स, जॉब रिगार्डिंग अपडेट्स या एकेटीओ रिलेटेड अपडेट्स आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।